नमस्कार, सारा एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। तो चलिए आज की चर्चा शुरू करते हैं। हमारे पास आज कई स्रोतों से जानकारी है, कुछ रिपोर्ट्स है, लेख है और सरकारी पहलों की घोषणाएं भी। नमस्कार। जी हाँ, काफी कुछ है आज बात करने के लिए। तो आज हम कई दिलचस्प विषयों पर बात करेंगे, जैसे दुनिया भर में मानसिक स्वास्थ्य की क्या हालत है, भारत कृषि तकनीक में क्या नया कर रहा है, प्रवासन माइग्रेशन को लेकर क्या चल रहा है, फिर जैव ईंधन नीतियां, विदेश में बसे भारतीयों का क्या योगदान है, सेमीकंडक्टर में भारत कहां तक पहुंचा है, महिला सशक्तिकरण और हाँ, कुछ जरूरी अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू खबरें भी। बिल्कुल। हमारा मकसद है कि इन सारी जानकारियों से जरूरी बातें निकालें, समझे कि भाई खबरों के पीछे चल क्या रहा है और ये भी देखें कि ये अलग-अलग सी दिखने वाली चीजें कहीं न कहीं आपस में जुड़ी कैसे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जरूर। सबसे पहले मानसिक स्वास्थ्य। WHO की एक ताज़ा रिपोर्ट आई है और वो वाकई चिंता बढ़ाती है। दुनिया में 1 अरब से ज्यादा लोग, मतलब आप सोचिए लगभग 14% आबादी 2021 में किसी न किसी मानसिक स्वास्थ्य की समस्या से जूझ रही थी। 1 अरब, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। हाँ, और इसमें भी सबसे आम है एंजाइटी और डिप्रेशन, मतलब चिंता और अवसाद। 2/3 से ज्यादा मामले तो इन्हीं के हैं। और ये भी देखा गया कि महिलाओं में ये और साथ में ईटिंग डिसऑर्डर्स थोड़े ज्यादा हैं। और एक और डराने वाली बात ये है कि करीब आधी मानसिक बीमारियां 18 साल की उम्र से पहले ही शुरू हो जाती हैं। सिस्टम में भी, मतलब जो व्यवस्था है उसमें भी काफी कमियां हैं। सरकारें अपने हेल्थ बजट का औसतन सिर्फ 2% इस पर लगाती हैं। सिर्फ 2%? हाँ, और एक्सपर्ट्स की भारी कमी है। इलाज भी बहुत कम लोगों को मिल पाता है। बिल्कुल। और ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, इनके पीछे का जो असर है वो समझना जरूरी है। जैसे आपने कहा, इलाज कम है, एक्सपर्ट्स कम है। इसका नतीजा देखिए, आत्महत्या का संकट। 2021 में 15 से 29 साल की महिलाओं में मौत का दूसरा सबसे बड़ा कारण आत्महत्या थी। दूसरा? हाँ, और इसी उम्र के पुरुषों में तीसरा। ये बहुत ही गंभीर बात है। और फिर सोचिए, उन परिवारों का क्या होता है जो घर के लोग देखभाल करते हैं, जिसे इनफॉर्मल केयर कहते हैं। उसका बोझ बहुत ज्यादा है, पैसों का, वक्त का और इमोशनल बोझ अलग। और बड़े पैमाने पर देखें तो इकोनॉमी पर भी असर पड़ता है। कई देशों में मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का जो आर्थिक बोझ है वो उनकी जीडीपी का लगभग आधा से 1% तक आका गया है। आधा से 1% जीडीपी का? हाँ जी। ये तो बहुत ज्यादा हुआ। हाँ जी। तो भारत में क्या कुछ हो रहा है इस दिशा में? हाँ, कुछ पहले हुई हैं, जैसे टेलीमानस है। ये फोन या ऑनलाइन मानसिक स्वास्थ्य मदद और नेटवर्किंग के लिए है। अच्छा। छात्रों के लिए मनोदर्पण नाम की एक पहल है। और राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम NMHP तो खैर पहले से चल रहा है, सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए। और दुनिया भर में कोई ग्लोबल कोशिशें? हाँ, वैश्विक स्तर पर भी प्रयास हैं। जैसे भूटान के नेतृत्व में पारो घोषणा हुई थी। इसका मकसद है कि हर व्यक्ति तक, मतलब व्यक्ति केंद्रित देखभाल पहुंचे। और WHO का MHGAP प्रोग्राम है, मेंटल हेल्थ गैप एक्शन प्रोग्राम। ये खासकर कम और मध्यम आय वाले देशों में सेवाओं को बढ़ाने पर जोर देता है। पर जैसा आपने कहा, रास्ता भी लंबा है। ये तो है। चलिए स्वास्थ्य से अब थोड़ा कृषि की तरफ चलते हैं। APEDA जो हमारे कृषि निर्यात को देखती है, उसने एक नई पहल शुरू की है, भारती। नाम तो बड़ा अच्छा है। हाँ, नाम दिलचस्प है। इसका पूरा नाम भी है भारत्स हब फॉर एग्रीटेक, रेजिलियंस, एडवांसमेंट एंड इंक्यूबेशन फॉर एक्सपोर्ट इनेबलमेंट। ओहो, काफी लंबा है। हाँ, थोड़ा, पर मकसद साफ है। लक्ष्य ये है कि 100 ऐसे नए कृषि खाद्य स्टार्टअप्स को मदद दी जाए जो निर्यात पर ध्यान दे रहे हों, और 2030 तक कृषि निर्यात को $50 अरब तक ले जाना है। $50 अरब? और इन स्टार्टअप्स को मदद कैसे मिलेगी? चुने हुए स्टार्टअप्स को 3 महीने का एक खास प्रोग्राम मिलेगा, जिसे एक्सेलरेशन प्रोग्राम कहते हैं। इसमें प्रोडक्ट बनाने से लेकर निर्यात के लिए तैयार होने और जो नियम कानून हैं उन्हें समझने में मदद मिलेगी। किन चीजों पर ज्यादा ध्यान रहेगा इसमें? फोकस 2 चीजों पर है। एक तो नई टेक्नोलॉजी, जैसे AI से क्वालिटी चेक, ब्लॉकचेन से ट्रेसेबिलिटी, मतलब पता चले कि चीज कहां से आई है। अच्छा, ट्रेसेबिलिटी। हाँ, IoT से कोल्ड चेन मैनेजमेंट, एग्री फिनटेक वगैरह। और दूसरा फोकस है हाई वैल्यू कैटेगरी पर, जैसे GI टैग वाले उत्पाद, ऑर्गेनिक फूड, सुपर फूड, प्रोसेस्ड इंडियन फूड, पशुधन उत्पाद, आयुष उत्पाद। ये सब सरकार के आत्मनिर्भर भारत और स्टार्टअप इंडिया विजन से जुड़ा है। जमीनी स्तर पर क्या फर्क ला रहे हैं? बिल्कुल ला रहे हैं, और कई तरह से।
पहली बात तो ये सप्लाई चेन को बेहतर बना रहे हैं। खेत से बाजार तक सामान पहुंचने में जो नुकसान होता है उसे कम कर रहे हैं। बेहतर कोल्ड स्टोरेज, गोदामों की निगरानी, मार्केट लिंकेज से। दूसरा, ये किसानों को अच्छी क्वालिटी के इनपुट्स और तकनीकी सलाह दे रहे हैं ताकि फसल एक्सपोर्ट क्वालिटी की हो। तीसरा, ये फूड प्रोसेसिंग को संगठित कर रहे हैं और ट्रेसेबिलिटी टेक्नोलॉजी ला रहे हैं, जैसा मैंने कहा। हाँ। चौथा, ये डेटा और IoT जैसी चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं सटीक खेती के लिए, कीट नियंत्रण के लिए, मौसम की जानकारी के लिए। और पांचवा, ये सीधे किसानों को बाजार से जोड़ रहे हैं। तो कुल मिला के ये भारतीय खेती को सिर्फ गुजारा चलाने वाले काम से एक प्रॉफिट वाले बिजनेस में बदलने में मदद कर रहे हैं। ये तो काफी सकारात्मक बदलाव है। अच्छा, अब एक थोड़ा संवेदनशील मुद्दे पर आते हैं, प्रवासन विरोधी भावना। सुनने में आया कि हाल में ऑस्ट्रेलिया में मार्च फॉर ऑस्ट्रेलिया नाम से कुछ रैलियां हुईं, जिनमें अप्रवासियों, खासकर भारतीयों को निशाना बनाया गया। हालांकि वहां के सांसदों ने इसकी निंदा भी की है। हाँ, ये खबर आई थी। और ये सिर्फ ऑस्ट्रेलिया की बात नहीं है, ये ग्लोबल नॉर्थ, मतलब जो विकसित पश्चिमी देश हैं, वहां ये भावना थोड़ी बढ़ती हुई दिख रही है, ऐसा कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं। वैसे जानकारी के लिए बता दूं कि ब्रिटेन के बाद भारतीय ही ऑस्ट्रेलिया में दूसरा सबसे बड़ा प्रवासी समूह है। जून 2030 तक लगभग 8.5 लाख। जी, और इस तरह की भावना बढ़ने के पीछे कई कारण बताए जाते हैं। हमें उन्हें निष्पक्ष रूप से देखना चाहिए, जैसा स्रोत बताते हैं। एक कारण है प्रवासन का सुरक्षा नीतिकरण। सुरक्षा नीतिकरण, ये क्या होता है? मतलब प्रवासन को, माइग्रेशन को देश की सुरक्षा या संस्कृति के लिए खतरे की तरफ पेश करना। इससे फिर सीमाओं पर सख्ती बढ़ती है और लोगों में एक डर पैदा होता है कि कहीं हम अपने ही देश में अजनबी ना बन जाएं। ब्रेक्जिट के वक्त भी ऐसी बातें उठी थीं। अच्छा। और दूसरा कारण आर्थिक चिंताओं से जुड़ा है। कुछ लोगों को लगता है कि ज्यादा प्रवासियों से संसाधनों पर दबाव पड़ता है, या वो कम सैलरी पर काम करके लोकल लोगों की नौकरियां ले लेते हैं। ये तर्क तो अक्सर सुना जाता है। हाँ। तीसरा, बढ़ता हुआ राष्ट्रवाद और डी ग्लोबलाइजेशन, मतलब वैश्वीकरण से पीछे हटने की सोच। इसमें अपने देश के हितों को प्रवासियों के कल्याण से ऊपर देखा जाता है। चौथा है दक्षिणपंथी लोक लुभावनवाद का उभार। कुछ पार्टियां इस भावना को राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल करती हैं। और पांचवा, जीनोफोबिया, यानी विदेशियों से डर और अपनी सांस्कृतिक पहचान खोने का डर, जिसे कई बार मीडिया और नेताओं के बयान और हवा दे देते हैं। तो ये कई चीजें मिलकर काम करती हैं। ये तो काफी जटिल मसला है। ठीक है, अब विषय बदलते हैं और ऊर्जा क्षेत्र पर आते हैं। इथेनॉल नीति। सरकार ने हाल में गन्ने के रस और शीरे से इथेनॉल बनाने की इजाजत दी है 2025-26 सप्लाई वर्ष के लिए, लेकिन ये भी कहा है कि इसकी समीक्षा होती रहेगी ताकि देश में चीनी की कमी ना हो जाए। हाँ, ये एक संतुलन बनाने की कोशिश है, क्योंकि एक तरफ इथेनॉल ब्लेंडिंग बढ़ानी है, दूसरी तरफ खाने के लिए चीनी भी जरूरी है। वैसे जो राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 है, उसमें इथेनॉल बनाने के लिए कई चीजों की इजाजत है। गन्ना, चुकंदर, मक्का, कसावा, खराब अनाज, सड़े आलू, लिस्ट लंगी है। तो ये जैव ईंधन या बायोफ्यूल्स होते क्या हैं? जरा सरल शब्दों में समझाएंगे। देखिए, ये मूल रूप से बायोमास यानी पेड़ पौधों या जैविक कचरे से बनते हैं। ये तरल भी हो सकते हैं, गैस भी। इन्हें पेट्रोल डीजल की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं या उनमें मिलाकर, जैसे एथेनॉल को पेट्रोल में मिलाते हैं, EBP, एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल। हाँ, सुना है E20 पेट्रोल आ गया है। बिल्कुल। भारत ने पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाने का लक्ष्य हासिल कर लिया है, जो एक बड़ी बात है। इसके फायदे क्या बताए जा रहे हैं? 2 मुख्य फायदे गिनाए जाते हैं। एक तो पर्यावरण। कहते हैं कि 1 करोड़ लीटर E10, जिसमें 10% इथेनॉल हो, यूज करने से करीब 20,000 टन CO2 उत्सर्जन कम होता है। अच्छा। और दूसरा, आयात बिल कम होता है। पिछले 10 साल में इथेनॉल मिलाने से कहते हैं करीब 1,10,000 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा बची है, क्योंकि कच्चा तेल कम मंगाना पड़ा। ये तो महत्वपूर्ण है। मैंने सुना है इन बायोफ्यूल की अलग-अलग पीढ़ियां भी होती हैं, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन। हाँ, मोटे तौर पे 4 पीढ़ियां मानी जाती हैं। पहली पीढ़ी वाले खाने की चीजों से बनते हैं, जैसे गन्ना, मक्का। दूसरी पीढ़ी वाले नॉन फूड चीजों से, जैसे खेती का कचरा, लकड़ी, जट्रोफा। तीसरी पीढ़ी अलगी यानी शैवाल पर आधारित है। और चौथी पीढ़ी में जेनेटिक इंजीनियरिंग से ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म बनाए जाते हैं जो और बेहतर तरीके से ईंधन बना सकें और CO2 भी इस्तेमाल कर सकें। भविष्य शायद इन्हीं एडवांस्ड पीढ़ियों में है। दिलचस्प। चलिए अब बात करते हैं भारतीय डायस्पोरा की, मतलब वो करोड़ों भारतीय जो दुनिया भर में फैले हुए हैं।
भारत के लिए उनका क्या महत्व है? महत्व बहुत ज्यादा है और कई तरह से है। सबसे पहले तो है आर्थिक योगदान, जिसे हम रेमिटेंस कहते हैं, मतलब जो पैसा वो कमाकर भारत भेजते हैं। हाँ, वो तो बहुत आता है। बहुत ज्यादा। भारत दुनिया में टॉप पर है रेमिटेंस पाने में। 2023-24 में अंदाजा है कि करीब 119 अरब अमेरिकी डॉलर भारत आए। आप सोचिए ये कितनी बड़ी रकम है। 119 अरब डॉलर? ये तो अविश्वसनीय है। इसके अलावा राजनीतिक और कूटनीतिक स्तर पर भी उनकी भूमिका है। वो जिन देशों में रहते हैं वहां भारत के पक्ष में माहौल बनाने में, लॉबिंग करने में मदद करते हैं। जैसे भारत अमेरिका न्यूक्लियर डील के समय उनका रोल अहम था। अच्छा। और फिर है सॉफ्ट डिप्लोमेसी। भारतीय संगीत, डांस, त्योहार, खाना, फिल्में, योग, इन सब के जरिए वो दुनिया में भारत की एक पॉजिटिव इमेज बनाते हैं। क्या सरकार भी उनके लिए कुछ करती है? कुछ योजनाएं हैं? हाँ, हैं। जैसे भारतीय समुदाय कल्याण कोष है, ICWF। ये विदेशों में अगर कोई भारतीय मुश्किल में फंस जाए तो उसकी मदद के लिए है। एक प्रवासी भारतीय बीमा योजना भी है, PBBY, जो विदेश में काम करने वाले कुछ कामगारों को बीमा कवर देती है। ठीक है, चलिए अब तकनीक की दुनिया में गोता लगाते हैं। एक बहुत ही रोमांचक खबर है। भारत का पहला 32 बिट प्रोसेसर विक्रम 3201 हाल ही में सेमीकॉन इंडिया 2025 में प्रधानमंत्री जी को दिखाया गया। हाँ, ये वाकई एक बड़ी उपलब्धि है। ये पहले एक 16 बिट प्रोसेसर था, विक्रम 1601, जो 2009 से इसरो के रॉकेट में इस्तेमाल हो रहा है। उसी का ये एडवांस्ड 32 बिट वर्जन है। और ये पूरी तरह भारत में बना है? इसे इसरो के विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर VSSC ने चंडीगढ़ की सेमीकंडक्टर लैब SCL के साथ मिलकर बनाया है। और इसे खास तौर पर रॉकेट लॉन्च की जो मुश्किल परिस्थितियां होती हैं उनको झेलने लायक बनाया गया है। ये फ्लोटिंग पॉइंट गणनाएं भी कर सकता है जो जटिल होती हैं। इसका भारत के लिए क्या मतलब है? आजकल सेमीकंडक्टर की इतनी बातें क्यों हो रही हैं? देखिए, सेमीकंडक्टर यानी चिप्स आज हर इलेक्ट्रॉनिक चीज की जान है। फोन, कंप्यूटर, कार, हथियार सब में लगते हैं और ये ग्लोबल मार्केट बहुत बड़ा है। 2030 तक $1 ट्रिलियन का होने का अनुमान है। भारत इसमें अपनी हिस्सेदारी बढ़ाना चाहता है। $1 ट्रिलियन? हाँ, तो विक्रम 3201 जैसे स्वदेशी प्रोसेसर बनाना इस दिशा में एक बहुत अहम कदम है, आत्मनिर्भरता की ओर। सरकार भी इसे बहुत बढ़ावा दे रही है, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव योजना वगैरह से। तकनीक से ही जुड़ा एक और दिलचस्प कॉन्सेप्ट है, सोलो पैराडॉक्स। मैंने पढ़ा कि नोबेल विजेता रॉबर्ट सोलो ने 1987 में ये टर्म दिया था। ये क्या है? हाँ, ये बड़ा मजेदार विरोधाभास है। सोलो ने 1987 में ये नोट किया कि भाई 70 और 80 के दशक में कंप्यूटर टेक्नोलॉजी तो सब जगह फैल रही थी, दफ्तरों में, फैक्ट्रियों में, लेकिन प्रोडक्टिविटी यानी उत्पादकता के जो आंकड़े थे उनमें वैसी बढ़ोतरी नहीं दिख रही थी जिसकी उम्मीद थी। तो उनका वो मशहूर कोट है, आप कंप्यूटर युग को हर जगह देख सकते हैं सिवाय उत्पादकता के आंकड़ों के। तो क्या ये आज भी सच है? कंप्यूटर तो अब हर जगह है। नहीं, वो जो मूल पैराडॉक्स था वो 90s के दशक में काफी हद तक सुलझ गया, जब कंपनियां सिर्फ कंप्यूटर लगाने की बजाय अपने काम करने के तरीके भी बदलने लगी, IT का सही इस्तेमाल सीखा, तब बैंकिंग, रिटेल जैसे सेक्टर में प्रोडक्टिविटी गेन्स दिखे। अच्छा। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि अब यही सवाल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर उठ रहा है। कई कंपनियां AI अपना रही हैं, पर उन्हें वो फायदा नहीं मिल रहा जिसकी उम्मीद थी। तो एक तरह से कह सकते हैं कि सोलो पैराडॉक्स का एक नया वर्जन AI के संदर्भ में दिख रहा है। ये तो सोचने वाली बात है। अच्छा, अब जरा अर्थव्यवस्था और व्यापार पर आते हैं। अंकटाड, UN की संस्था है व्यापार और विकास पर, उसका कहना है कि व्यापार नीतियों में जो अनिश्चितता है, मतलब पॉलिसी कब बदल जाए पता नहीं, वो ग्लोबल इकोनॉमी के लिए एक बड़ी बाधा बन गई है। बिल्कुल। अंकटाड की जो लेटेस्ट अपडेट है वो यही कहती है कि ये जो अनिश्चितता है ये अभूतपूर्व स्तर पर है और ये शायद टैरिफ यानी जो टैक्स लगते हैं आयात पर, उनसे भी ज्यादा नुकसान कर रही है। टैरिफ से भी ज्यादा? कैसे? क्योंकि जब कंपनियों को यही नहीं पता कि कल नियम क्या होंगे तो वो निवेश करने से डरती हैं। लागतें बढ़ती हैं, ग्रोथ धीमी होती है, फाइनेंशियल मार्केट में अस्थिरता आती है और इसका सबसे बुरा असर पड़ता है छोटी कंपनियों पर और कम विकसित देशों पर। रिपोर्ट तो ये भी इशारा करती है कि कुछ सरकारें जानबूझकर भी पॉलिसी अनिश्चित रखती हैं, एक हथियार की तरह इस्तेमाल करने के लिए। इससे बचने का कोई तरीका? रिपोर्ट कहती है कि अपने बाजारों में विविधता लाना, मतलब सिर्फ एक दो देशों पर निर्भर न रहना और ज्यादा से ज्यादा व्यापार समझौतों का हिस्सा बनना, ये इस अनिश्चितता के खिलाफ आपको थोड़ा सुरक्षित बना सकता है। ठीक है। व्यापार से जुड़ी एक और खबर है। भारत ने अमेरिका से WTO यानी विश्व व्यापार संगठन में बातचीत की मांग की है। मामला है कुछ तांबे के उत्पादों पर अमेरिका ने 50% टैरिफ लगा दिया है।
भारत इसे WTO के सेफ गार्ड एग्रीमेंट के तहत चुनौती दे रहा है। ये सेफ गार्ड क्या होता है? देखिए, WTO के नियम सदस्य देशों को ये इजाजत देते हैं कि अगर किसी खास प्रोडक्ट का इंपोर्ट अचानक बहुत बढ़ जाए और उससे उनके घरेलू उद्योग को गंभीर नुकसान होने का खतरा हो, तो वो अस्थायी तौर पर मतलब टेम्परेरी बेसिस पर उस प्रोडक्ट पर ड्यूटी बढ़ा सकते हैं या कोई और रोक लगा सकते हैं। इसे ही सेफ गार्ड मेजर कहते हैं। अच्छा, ये इमरजेंसी एक्शन जैसा हुआ। हाँ, एक तरह की आपातकालीन कार्रवाई है। WTO की एक कमेटी है जो देखती है कि ये नियम कायदे से लागू हो रही या नहीं। भारत उसी प्रक्रिया के तहत अमेरिका से बात करना चाह रहा है। समझ गई। चलिए अब बात करते हैं महिला सशक्तिकरण की। प्रधानमंत्री जी ने हाल ही में बिहार में जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड नाम की एक पहल शुरू की और उन्होंने महिला स्वयं सहायता समूहों यानी SHGs के फाइनेंशियल इंक्लूजन पर जोर दिया। हाँ, ये जीविका पहल काफी अहम है। इसका मकसद है बिहार में जो ग्रामीण महिला उद्यमी हैं, खासकर जो SHG से जुड़ी हैं, उन्हें आसानी से और कम ब्याज दर पर डिजिटल तरीके से लोन मिल सके। और एक बड़ा मकसद ये भी है कि उनकी निर्भरता उन माइक्रो फाइनेंस संस्थानों MFIs पर कम हो जो कई बार बहुत ज्यादा ब्याज लेते हैं। जीविका असल में बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रोजेक्ट BRLP का ही हिस्सा है जो SHGs को बड़े पैमाने पर सपोर्ट करता है। ये स्वयं सहायता समूह SHGs महिला सशक्तिकरण में कैसे भूमिका निभाते हैं? इनकी भूमिका कई स्तरों पर है। सबसे सीधा तो है आर्थिक सशक्तिकरण। समूह में होने से बैंक लोन मिलना आसान होता है, महिलाएं अपना छोटा मोटा काम शुरू कर पाती हैं, पैसे कमाती हैं। इससे परिवार में उनकी सेंग, उनकी बात का वजन बढ़ता है। SHG बैंक लिंकेज प्रोग्राम इसी का उदाहरण है। हाँ, ये तो है। दूसरा है सामाजिक सशक्तिकरण। जब महिलाएं समूह में मिलती हैं, बातें करती हैं, एक दूसरे का सहारा बनती हैं, तो उनका आत्मविश्वास बढ़ता है। वो समाज में जो जेंडर बायस है या दूसरी गलत बातें हैं, उनके खिलाफ आवाज उठाने में ज्यादा सक्षम महसूस करती हैं। स्वास्थ्य, बच्चों की देखभाल, इन सब पर भी जागरूकता बढ़ती है। केरल का कुदुम्बश्री इसका बहुत सफल मॉडल है। कुदुम्बश्री, हाँ सुना है। और तीसरा है राजनीतिक सशक्तिकरण। समूह के जरिए महिलाएं अपने अधिकारों के लिए लड़ना सीखती हैं, सरकारी योजनाओं में भागीदारी करती हैं और कई बार तो नेतृत्व की भूमिकाओं में भी आगे आती हैं, पंचायत स्तर पर या उससे ऊपर। लेकिन क्या इसमें कुछ चुनौतियां भी हैं? सब कुछ इतना आसान तो नहीं होगा। बिल्कुल, चुनौतियां हैं। कई बार इन समूहों के पास फंड्स की कमी होती है। परिवार की, समाज की पुरानी सोच आड़े आती है, महिलाओं को बाहर निकलने, काम करने से रोका जाता है। कभी-कभी समूह में ही कुछ दबंग लोग हावी हो जाते हैं। तो ये सब मुश्किलें हैं, लेकिन फिर भी SHGs एक बहुत ताकतवर जरिया साबित हुए हैं। क्या राष्ट्रीय स्तर पर भी ऐसी कोई बड़ी योजनाएं हैं जो SHGs को सपोर्ट करती हैं? हाँ, कई हैं। सबसे बड़ी तो है दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन या DNRLM। ये पूरे देश में SHGs को बढ़ावा देती है। फिर लखपति दीदी पहल है, जिसका लक्ष्य 3 करोड़ महिलाओं को लखपति बनाना है। नीति आयोग का महिला उद्यमिता मंच है, स्टैंड अप इंडिया, मुद्रा योजना, ये सब कहीं न कहीं महिला सशक्तिकरण से जुड़ी हैं। ठीक है, चलिए अब आखिर में कुछ संक्षिप्त खबरों पर जल्दी से नजर डाल लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में भारतीय नौसेना का पहला ट्रेनिंग स्क्वाड्रन सेशेल्स के पोर्ट विक्टोरिया पहुंचा है। हाँ, सेशेल्स हिंद महासागर में भारत के लिए एक अहम रणनीतिक साझेदार है। ये रूटीन तैनाती का हिस्सा है। रूस और चीन ने पावर ऑफ साइबेरिया 2 गैस पाइपलाइन के लिए कानूनी समझौता किया है। जी, ये पाइपलाइन मंगोलिया के रास्ते साइबेरिया की गैस चीन ले जाएगी। रूस अपना गैस एक्सपोर्ट एशिया की तरफ बढ़ाना चाह रहा है। भारत और थाईलैंड के बीच अभ्यास मैत्री का 14वां संस्करण मेघालय में शुरू हुआ। हाँ, ये दोनों देशों के बीच एक अहम सालाना सैन्य अभ्यास है। इस बार फोकस आतंकवादी विरोधी अभियानों पर है। अब कुछ घरेलू खबरें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आजीवन कैद की सजा पाए लोगों को सजा में छूट यानी रिमिशन मांगने का अधिकार है। हाँ, रिमिशन का मतलब होता है सजा की अवधि कम करना, सजा का प्रकार बदले बिना। संविधान में और अब नई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS में भी इसके प्रावधान है। नारियल विकास बोर्ड ने कुछ संशोधित योजनाएं शुरू की हैं। जी, ये बोर्ड कृषि मंत्रालय के तहत आता है। नारियल की खेती और इंडस्ट्री को बढ़ावा देने का काम करता है। कोची में हेडक्वार्टर है। और गृह मंत्रालय ने आप्रवासन नियमों में कुछ छूट का आदेश जारी किया है। इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एग्जेम्पशन ऑर्डर 2025। हाँ, इसमें कुछ खास कैटेगरी के लोगों के लिए भारत आने पर पासपोर्ट या वीजा नियमों में छूट दी गई है, जैसे ड्यूटी पर तैनात भारतीय सैनिक, नेपाल भूटान के नागरिक कुछ सीमाओं पर, तिब्बती शरणार्थी और एक अहम बात,
अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान से आए कुछ धार्मिक अल्पसंख्यक हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई जो 31 दिसंबर 2024 तक भारत आ चुके थे, उन्हें भी छूट है, भले ही उनके पास वैध दस्तावेज ना हो। अच्छा। हाँ, और कुछ श्रीलंकाई तमिल शरणार्थी और कुछ डिप्लोमेट्स वगैरह को भी इसमें शामिल किया गया है। तो आज हमने काफी सारे अहम मुद्दों पर एक नजर डाली। वैश्विक मानसिक स्वास्थ्य की बड़ी चुनौती से लेकर भारत की अपनी तकनीकी उड़ान तक, व्यापार की अनिश्चितताओं से लेकर जमीनी स्तर पर महिला सशक्तिकरण की कहानियों तक, ये दुनिया और भारत में जो बदलाव हो रहे हैं उसकी एक झलक थी। हमने देखा कि कैसे टेक्नोलॉजी, चाहे वो खेती हो या सेमीकंडक्टर, हर क्षेत्र को बदल रही है। कैसे ग्लोबल जुड़ाव से व्यापार, प्रवासन, ऊर्जा सप्लाई, इन सब में नए अवसर भी हैं और नई चुनौतियां भी। या विदेश में बसे भारतीय, उन पर अब खास ध्यान दिया जा रहा है। हाँ, और इन सब बातों को अगर जोड़कर देखें तो एक दिलचस्प सवाल मेरे मन में आता है। एक तरफ हम वैश्विक आर्थिक दबाव देख रहे हैं, व्यापार में अनिश्चितता है, प्रवासन को लेकर तनाव है, और दूसरी तरफ भारत में आत्मनिर्भरता पर जोर बढ़ रहा है। आत्मनिर्भर भारत, घरेलू सेमीकंडक्टर, इथेनॉल नीति। तो क्या ये जो बाहरी अनिश्चितताएं हैं, यही भारत को अपनी अंदरूनी ताकत बढ़ाने के लिए और ज्यादा प्रेरित कर रही हैं? ये एक सोचने वाली बात है। या फिर एक और पहलू, WHO ने जिस बड़े पैमाने पर मानसिक स्वास्थ्य के बोझ की बात की है, उसका सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि समाज पर गहरा असर लंबे समय में क्या होगा, ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिन पर शायद हमें आगे भी सोचना होगा। बिल्कुल सही कहा, ये ऐसे सवाल हैं जो हमें सोचने पे मजबूर करते हैं। खैर, इस गहन चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है ये जानकारी सभी सुनने वालों के लिए उपयोगी और विचारोत्तेजक रही होगी। अगली बार फिर मिलेंगे कुछ नए विषयों और गहरी जानकारियों के साथ। अगर आज की चर्चा आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।